हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था हमारे नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट एंड एग्रीगेट्स रिलेटेड टू दैट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू मूव फर्दर एंड वी आर गोइंग टू कवर मेजरमेंट्स ऑफ योर नेशनल इनकम। सो स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम क्या है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इफ़ एनी वन ऑफ यू जिसने वो चीज़ नहीं देखी है, आई विल सजेस्ट कि आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें सो दैट ये फर्दर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ईजिली समझ आए। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि कैसे एक नेशन, कैसे एक कंट्री जो है वो अपनी नेशनल इनकम को मेजर कर सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इंपॉर्टेंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि हमारी नेशनल इनकम एग्रीगेट की फॉर्म में क्या है। सो हमारी नेशनल इनकम एग्रीगेट की फॉर्म में है हमारा NNP at FC, हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। सो इट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर यू गाइज कि नेट NNP is equal to what और national income in terms of aggregate is equal to what. So now you guys are knowing कि हमारा national income क्या है, हमारा NNP at factor cost. So students, थोड़ा सा बैक जाएंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे। जब हम बात करें नेशनल इनकम और उसको मेजर करने की, उसकी काउंटिंग करने की और क्या नेशनल इनकम निकलती है कंट्री की, ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स वो हमारी कंट्री में 1868 तक फॉलो नहीं होता था। उसके बाद इसका क्या हुआ, उसके बाद इसका कमेंसमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ, इस पूरी कैलकुलेशन की इम्पोर्टेंस जो है वो आई, एंड फाइनली इन द ईयर 1949 एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो फाइनली एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी गई जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी नेशनल इनकम की मेजरमेंट के लिए। सो आफ्टर योर 1949 CSO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर काउंटिंग ऑफ योर नेशनल इनकम। नाउ लेट्स सी कि किन तरीकों से हमारी नेशनल इनकम जो है वो काउंट हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 मेजर मेथड्स जिनको यूज़ करके हमारा नेशनल इनकम काउंट होता है। फर्स्ट इज़ योर वैल्यू एडेड मेथड, ऑल्सो नोन एज योर प्रोडक्ट मेथड और योर आउटपुट मेथड। सो ये मेथड क्या है, लेट्स डिस्कस दैट। सो स्टूडेंट्स, योर वैल्यू एडेड मेथड क्या है, व्हेन वी टेक gross market value of all the final goods and services to calculate national income। जब हम क्या करते हैं, जब हम gross market value लेते हैं, market value किन की लेते हैं, जितनी भी goods और services प्रोड्यूस की गई हैं उनकी जब हम gross market value लेते हैं। gross market value कौन सी है स्टूडेंट्स, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे आपको क्लिक हो जाएगा कि gross कैसे होता है। gross होता है जब हम उनमें से डेप्रिसिएशंस को भी जो है वो माइनस कर लेते हैं। सो जब भी हम gross market value ले रहे हैं फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की, गुड्स एंड सर्विसेज की, व्हाट आर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो रेडी टू यूज़ हैं। उनको हम बोलते हैं कि हाँ, अब जैसे प्रोडक्ट बन गया, पैक भी हो गया, मार्केट में भी आ गया, नाउ इट इज़ जस्ट रेडी टू यूज़ फॉर इट्स फर्दर थिंग्स, तो उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। उन गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम एडअप कर लेंगे, दैट इज़ व्हाट योर नेशनल इनकम थ्रू द मीडियम ऑफ योर वैल्यू एडेड मेथड। देखते हैं कि ये फॉर्मूला की टाइप में कैसे लिखा जाता है। सो योर नेशनल इनकम इज बेसिकली इक्वल टू C which stands for consumption by the citizens, by the people, I that is your investment of private person, G that is your government investment and expenditure, add exports माइनस इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट में जो भी वैल्यू आएगी उसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे, एंड रिसीप्ट्स माइनस पेमेंट्स की कितनी रिसीप्ट्स हैं, जो कि कितनी आय है और कितना हमने पे किया है उसका डिफरेंस भी यहाँ पे ऐड होगा। ग्रॉस के लिए माइनस क्या हो जाएगी, हमारी डेप्रिसिएशन माइनस आर इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस आर सब्सिडीज। टू नो द मीनिंग ऑफ योर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, आई सजेस्ट आप मेरी प्रीवियस वीडियो को एक बारी गो थ्रू कर लें। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन आवर प्रीवियस वीडियो। सो ओवरऑल हमारा वैल्यू एडेड मेथड क्या है, हमारा वैल्यू एडेड मेथड कैसे वर्क करता है, ये वर्क करता है हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी मार्केट में प्रोड्यूस हुई हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी प्रोड्यूस हुई हैं, उनसे जब हम उनको एडअप कर लेंगे, उनसे जो हमारा टर्न आउट है, मतलब उनसे जो हमारे पैसे आ रहे हैं, जब हम उनको सबको ऐड ऑन कर लेंगे, हमारी नेशनल इनकम निकल जाएगी थ्रू द मीडियम ऑफ आर वैल्यू एडेड मेथड, जहाँ पे C है कंजप्शन, I है हमारा इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट पीपल, G है हमारा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर, X इज एक्सपोर्ट्स, I इज इम्पोर्ट्स के लिए हमारे पास M है, एंड
R stands for your receipts and P stands for your payments. I hope the concept is clear to you. Value added. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो हमें क्वेश्चंस में ऐसा भी आ सकता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स इतने थे, एक्सपोर्ट्स इतने थे, इंपोर्ट्स इतने थे, बताइए नेशनल इनकम क्या है. ऑन दी अदर हैंड हमें ऐसी फॉर्म में भी हमारी क्वेश्चंस को देखना पड़ सकता है. सो वैल्यू एडेड इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, आपको क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए वैल्यू ऑफ आउटपुट इतना था और इंटरमीडिएट कंजप्शन इतनी थी, बताइए नेशनल इनकम क्या है. सो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकलती है. वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी कि कितना प्राइस इनटू क्वांटिटी, कि कितने पे चीज़ सेल हो रही है, एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस योर इंटरमीडिएट कंजप्शन. व्हाट इज योर इंटरमीडिएट कंजप्शन. इंटरमीडिएट वर्ड क्या है, इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में. तो जब एक फाइनल गुड बनती है तो वो ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल से ही बनती है. रॉ मटेरियल की अपनी कोई कॉस्ट होगी और फाइनल गुड की अपनी कोई कॉस्ट होगी. एंड अल्टीमेटली जब हम ये फाइनल गुड की कॉस्ट सेट करते हैं तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो हम इसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर ही लेते हैं, राइट. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने बार बार अलग से रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट नहीं देनी है और ना ही हमने बार बार फाइनल गुड की कॉस्ट देनी है. सो हमने क्या करना है, जब भी हम यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होगी, ये हम माइनस करके यहाँ पे अमाउंट डालेंगे. फाइन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दीज मेथड्स, इनको करने के लिए, इनके प्रोसीजर के लिए कुछ प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं और वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि हमें क्या ध्यान में रखना है जब हम बात कर रहे हैं हमारे ऑल द 3 मेथड्स की. बट पहले हम फोकस किस पे करेंगे, पहले हम फोकस करेंगे प्रिकॉशंस ऑफ आर वैल्यू एडेड मेथड. सो प्रिकॉशंस क्या ध्यान में रखना है, पहली चीज़ ध्यान में रखनी है वो क्या है, टू अवॉइड दी डबल काउंटिंग. डबल काउंटिंग मतलब 2 बार काउंट नहीं होनी चाहिए चीज़ें. जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर अगेन रॉ मटेरियल की और फाइनल गुड की. रॉ मटेरियल कैन बी कॉटन, फाइनल गुड कैन बी क्लॉथ. सो जब मैं क्लॉथ की बात करूंगी तो ऑटोमेटिकली उसमें कहीं ना कहीं मेरा रॉ मटेरियल का अमाउंट जो है वो ऑलरेडी एडजस्टेड होगा. सो मुझे बार बार रॉ मटेरियल की कॉस्ट को काउंट नहीं करना है. इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग मैं इसको इग्नोर करूंगी और सिर्फ इस पर फोकस करूंगी. बार बार ये नहीं कि मैं रॉ मटेरियल को भी वैल्यू डाल रही हूँ, मैं फाइनल गुड की भी वैल्यू ऐड कर रही हूँ, सो देन इट बिकम्स डबल काउंटिंग. ऑन दी अदर हैंड आप सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू डालें या फिर फाइनल गुड की वैल्यू में से रॉ मटेरियल निकाल दें और रॉ मटेरियल की सेपरेट वैल्यू डालें, तो तब जाके होगी हमारी अवॉइडिंग ऑफ द डबल काउंटिंग. सेकेंड प्रिकॉशन यू हैव टू टेक केयर इज द अनपेड सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड. सो स्टूडेंट्स हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि योर नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस. मनी के अमाउंट में, प्राइस में जो है वो हम नेशनल इनकम को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं. तो जो अनपेड सर्विसेज हैं तो उधर अगर जब हमारे कोई मनी लगा ही नहीं, कोई पैसे लगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो जो चीज़ें हैं, वो जो सर्विसेज हैं वो हमारी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी. हमारे वैल्यू एडेड मेथड में हमारी अनपेड सर्विसेज जो है वो इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं होगी. फॉर एग्जांपल अगर हम अपने घर पे कोई कुक रखते हैं, अगर हम कुक रख रहे हैं तो क्या है, वी हैव टू गिव देम सैलरी. हम उनको मंथली बेसिस पे सैलरी देंगे. क्यों? क्योंकि हम किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डेफिनेटली हमारा एक्सपेंडिचर है, तो वो काउंट होगा. ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट आवर मदर्स, वो भी सेम ही वर्क कर रहे होंगे, लेकिन उनकी सर्विस कौन सी रहती है, तो उनकी रहती है अनपेड सर्विस. सेम गोज अगर हम घर पे खुद ही गार्डनिंग कर रहे हैं, सो देन इट बिकम्स आवर अनपेड सर्विस. ऑन दी अदर हैंड अगर हम कोई गार्डनर अपॉइंट कर रहे हैं हमारी गार्डन की देखभाल करने के लिए, तो हम उनको क्या देंगे, फिर हम उनको पे करेंगे. सो दिस इज़ द माइन्यूट डिफरेंस कि क्या है अनपेड सर्विसेज, और जहाँ जहाँ पैसे नहीं दे रहे हैं काम के लिए वो वहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा. मैं ऐसा नहीं सोच सकती कि हाँ अगर मैंने कुक रखा होता और मैं उनको 10,000 पे कर रही होती तो चलो मेरी मदर ये काम कर रहे हैं तो चलो ये 10,000 उसमें डाल दें. नहीं, वैसा पॉसिबल नहीं है. इफ़ इट इज़ अनपेड यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दैट इन योर method. Third one is including the value of self consumption. Definitely जो भी चीज़ें हमने कंज्यूम किया है, हमने अपने यूज़ के लिए ली है, उसमें हमने बेशक अपना ही पैसा दिया है, अपने ही कंज्यूम की है, बट फिर भी वो हमारी एडिंग में काउंट होगी.
थर्ड जैसे कि मैंने आपको, फोर्थ जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ये हमने ऑलरेडी इससे रिलेट करके कवर अप कर लिया है। फिफ्थ इज योर NFIA should be added. What is your NFIA? It is your net factor income from abroad. It has to be added when it comes to your calculation of national income. Sixth is depreciation should be deducted. तो हमने ये बोल दिया है कि डेप्रिसिएशन क्या होगी, डिडक्ट होगी। डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स जो है वो डिडक्ट होगी जब हम बात करेंगे हमारी वैल्यू एडेड मेथड की। इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी डिडक्टेड एंड सब्सिडीज शुड बी एडेड। तो ये हमने यहीं पे फॉर्मूला की बेस में ही प्रेजेंट कर दिया है। सो दीज आर द प्रिकॉशंस, 7 प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक जब हम बात कर रहे हैं हमारी नेशनल इनकम को काउंट करना थ्रू द मेथड ऑफ वैल्यू एडिंग। नाउ लेट्स सी कि हमारा नेक्स्ट मेथड क्या बोल रहा है। नेक्स्ट मेथड इज आवर इनकम मेथड एंड इट सेज इनकम मेथड। सो एक नेशन लगा के चल रहे हैं, ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, इनकम आ रही है, और वैसे ही सिर्फ मैं काम नहीं कर रही हूँ, n नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, राइट। और इसमें हम अनएम्प्लॉयड लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से इनकम आ रही है, काम से आ रही है, मे बी काम दे के आ रही है। सो ये क्या है, इनकम, किसी ना किसी सोर्स से हमारी इनकम जनरेट हो रही है। और नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम भी क्या है, हमारी कंट्री का कैश फ्लो है, राइट। सो इनकम पेमेंट्स रिसीव्ड बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, अगर हम उन सबको ऐड करते हैं, जितनी भी इनकम, जितनी भी पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, उनको जब हम ऐड करेंगे तब हमारी नेशनल इनकम निकलेगी। किस मेथड से, इनकम मेथड से, विच इज़ इक्वल टू नेशनल इनकम NI इक्वल्स टू रेंट। डेफिनेटली मेरे घर का रेंट मेरी इनकम है। वेजेस, अगेन वेजेस और सैलरी। इंटरेस्ट, कोई भी बैंक में हमने कुछ भी डिपॉजिट किया, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, अगेन एन इनकम। क्यों, क्योंकि वो हमारे डिपॉजिट से थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है, तो हमारी वो इनकम बन गई। प्रॉफिट्स, अगेन किसी भी किस्म का प्रॉफिट। मिक्स्ड इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगेन एन इनकम इन द फॉर्म ऑफ योर अब्रॉड इनकम और समथिंग। अगेन ये सारी इनकम्स जब ऐड हो जाएंगी, इट इज़ गोइंग टू गिव यू नेशनल इनकम थ्रू द मीडियम ऑफ इनकम मेथड। इसमें भी हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं कि जब हम इनकम मेथड के थ्रू अपनी नेशनल इनकम काउंट करें, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज़ अगेन एक्सक्लूड अनपेड सर्विसेज। सो ये सेम ही पॉइंट है कि अगर पैसे ही नहीं लग रहे हैं तो वो हमारी इनकम मेथड में काउंट नहीं हो पाएगा। ट्रांसफ़र पेमेंट्स लाइक पेंशन्स, गिफ्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड। सो जो भी ट्रांसफ़र होती है, गिफ्ट, सपोज अगर कोई हमें 2000 का गिफ्ट दे रहा है या ज़्यादा दे रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ भाई ये मेरी यूज़फुल चीज़ है तो ये मेरी इनकम बन गई, ये तो वैसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इट इज़ अ गिफ्ट, अगेन वो काउंट नहीं होने वाला है। थर्ड, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ आर नॉट इंक्लूडेड। इलीगल एक्टिविटीज़, जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक मे बी ब्राइबिंग और समथिंग, सो वो भी इनकम इंक्लूड नहीं होती। देयर इज़ अ मेजर रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि इस इनकम का कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता है। सो ऑटोमेटिकली जब इनकम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि किससे आया, किससे गया, कोई भी वैसा रिकॉर्ड नहीं है, या हो भी इट इज़ एन इलीगल एक्टिविटी, इसकी भी अमाउंट जो है वो हमारी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड नहीं होगी। व्हेन वी टॉक अबाउट आवर फोर्थ पॉइंट, इनकम फ्रॉम सेकेंड हैंड गुड्स आर टू बी एक्सक्लूडेड। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड हैंड गुड्स से जो भी इनकम आ रही है वो एक्सक्लूड की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग आर डबल काउंटिंग। अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल लेने का ट्राई करें, तो एक प्रोड्यूसर हो गया, एक कंज्यूमर 1 हो गया, एक कंज्यूमर 2 हो गया। सपोज प्रोड्यूसर प्रोडक्ट दे रहे कंज्यूमर 1 को, तो उससे जो भी मनी प्रोड्यूसर ले रहा है तो वो तो इनकी इनकम बन गई, राइट। यहाँ पे फिर जब आप इनको, मतलब कि सेकेंड हैंड, ठीक है, जब आप उसी सेम प्रोडक्ट को किसी दूसरे पर्सन को बेशक कम अमाउंट में बेच रहे हो, लेकिन वो आपकी इनकम क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि अगेन फिर यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग। ऑलरेडी उस एक प्रोडक्ट को जो सेल करके इनकम प्रोड्यूसर ने कमाई है, इट हैज़ बीन काउंटेड। तो बीइंग अ कंज्यूमर, आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, आप फिर से किसी को वो चीज़ दे रहे हो, इट विल नॉट बी काउंटेड। क्यों, क्योंकि वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमारी सेकेंड हैंड गुड्स की हम वैल्यू जो है वो इसमें काउंट नहीं करेंगे।
फिफ्थ इज योर डायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर एक्सक्लूडेड, वो हम यहाँ से ही चेक कर चुके हैं. एंड योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इंक्लूडेड. इनकम है तो इंक्लूड होगी, और हम क्या कर रहे हैं, इनकम मेथड. सो दीज वर द प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक व्हेन यू आर मेजरिंग योर नेशनल इनकम थ्रू द मेथड ऑफ इनकम. Okay students, so now third method is your expenditure method, also called your outlay method. Again by the name, पहले हम क्या कर रहे थे, income method, अब हम क्या कर रहे हैं, expenditure method. So again खर्चा, दूसरा perspective चीज़ों को देखने का, एक का खर्चा क्या होता है, दूसरे की इनकम. सो एक्सपेंडिचर मेथड भी क्या ही मेजर करता है, वो भी हमारी कंट्री का, हमारी नेशन का कैश फ्लो ही शो करता है, राइट, कि कितना किसी आउटपुट पे या सर्विस को खरीदने के लिए जा रहा है और कितना मार्केट में ऐसा ही चल रहा है. तो जिसका एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके अगर अपोजिट पार्ट देखेंगे तो दूसरे की हमारे पास इनकम ही हो रही है. सो एक्सपेंडिचर मेथड क्या करता है, वो कहता है कि अगर हम सारे सिटीजन्स का एक्सपेंडिचर खर्चा ऐड कर दें गुड्स और सर्विसेज को लेने में, तब भी हम अपनी नेशनल इनकम को काउंट कर सकते हैं थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड. एंड इधर हमारे पास क्या एग्रीगेट्स है, हमारे पास एग्रीगेट्स है नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी. व्हाट इज सी? सी इज द कंजप्शन विच मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन. अगर मेरी सैलरी 20,000 है और मैं उसमें से अगर 10,000 12,000 जो है वो एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन कर रही हूँ, तो वो मेरा इसमें एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन काउंट हो जाएगा. इन्वेस्टमेंट, जितने भी अमाउंट हम फिर से बाहर दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे, अगेन वो दैट विल बी काउंटेड. इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस योर रिसीट माइनस पेमेंट्स. सो ये सब से इन एग्रीगेट से बनती है हमारी नेशनल इनकम अंडर द कंडीशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड. एंड अगेन यू आर गोइंग टू टेक सर्टन प्रिकॉशंस इन इट. एंड वो प्रिकॉशंस क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन, अवॉइडिंग डबल काउंटिंग, हमने ऑलरेडी वो एक्सप्लेन कर लिया है. सेकेंड इज योर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट इज टू बी एक्सक्लूडेड. थर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज अगेन टू बी एक्सक्लूडेड. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू 3 वेरियस मेथड जो है वो समझ आया है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हमारा जीडीपी नॉमिनल रेट और रियल रेट में कैसा रहता है. So students, now we are going to cover the concept of your nominal GDP and real GDP. So students, GDP जो है that is your gross domestic product, वो हमारी वो नेशन में एक डायरेक्ट आप बोल सकते हैं इंडेक्स दिखाया जाता है हमारी इकोनॉमी का वेलफेयर जज करने के लिए. सो जितनी ज़्यादा जीडीपी उतना ज़्यादा हम बोलते हैं कि वेलफेयर चल रहा है इकोनॉमी में. सो नाउ लेट्स सी क्या है हमारा जीडीपी एंड क्या है हमारा नॉमिनल जीडीपी एंड क्या है हमारा रियल जीडीपी. एंड लेट्स सी कि इन दोनों में से कौन सा बेटर भी है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट नॉमिनल जीडीपी, जब भी जीडीपी काउंट होगा उसकी रेशो निकलेगी. सो नॉमिनल जीडीपी क्या है? नॉमिनल जीडीपी वो होता है कि जिस साल का मैंने निकालना है उसको काउंट करने के लिए बेस ईयर भी मैं सेम ही ले लूँ. सो देन इट बिकम्स योर नॉमिनल GDP when GDP of a given year is estimated on the basis of price of the same year. तो जिस ईयर का काउंट कर रहे हैं उसी ईयर का अगर प्राइस एक बेस ईयर ले लेंगे तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी. ऑन दी अदर हैंड हमारा रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी है कि जब हम जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन एक ऑलरेडी सेट बेस ईयर रख के, तब होता है हमारा रियल जीडीपी. योर रियल जीडीपी इज बेसिकली इक्वल टू योर नॉमिनल जीडीपी अपॉन द प्राइस इंडेक्स इनटू 100. नॉमिनल जीडीपी उस साल का जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स जो ऑलरेडी कुछ प्रीवियस ईयर का एक सेट कर दिया हुआ है उससे डिवाइड करते हैं इनटू 100. दैट बिकम्स योर real GDP and your nominal GDP is simple. Your real GDP into price index equals to your nominal GDP upon 100. So when we talk about GDP deflator क्या है? It is basically the ratio of your nominal GDP to the ratio of your real GDP. तो जब हम nominal GDP की ratio टू रियल जीडीपी निकाल रहे हैं उसको हम बोलते हैं हमारा जीडीपी डिफ्लेटर, या फिर उसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं. और ये करता क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स? ये किसके लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है, ये मेजर करता है एवरेज प्राइस चेंज, कि कितना प्राइस में चेंज आया है मार्केट में गुड्स और सर्विसेज का फ्रॉम
प्रीवियस ईयर टू अभी तक, उस और कितना वो जो है वो जीडीपी बना रहा है उसको हम बोलते हैं हमारा जीडीपी डिफ्लेटर. सो इट बेसिकली मेजर द एवरेज प्राइस चेंज in the goods and services throughout the given period of time. Nominal GDP upon real GDP equals into 100 makes your GDP deflator. So students, एक बेसिक कॉन्सेप्ट छोटा सा कि इन दोनों में से बेटर क्या है, क्या नॉमिनल जीडीपी बेटर है या रियल जीडीपी बेटर है. सो द आंसर इज हमारा रियल जीडीपी को कैलकुलेट करना ज़्यादा बेहतर है. क्यों? क्योंकि ये हमें क्या देता है, ये हमें स्कोप देता है कंपैरिजन का. अगर मेरा बेस ईयर कुछ प्रीवियस ईयर होगा, सपोज मैं अभी 2020 का जीडीपी निकाल रही हूँ बेस ईयर रख के 2010, तो मुझे रियल जीडीपी क्या दिखाएगा, मुझे रियल जीडीपी यहाँ से यहाँ तक की मेरी ग्रोथ एक्चुअली में दिखाएगा. वो मुझे बताएगा कि हाँ यहाँ पे मेरी कंडीशन इतनी थी और अभी मेरी इतनी कंडीशन है. तो रियल जीडीपी इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन. मैं अपनी ग्रोथ को, हम अपनी ग्रोथ को प्रीवियस ईयर से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं. हम अपनी इस ग्रोथ को इंटरनेशनली भी कंपेयर कर सकते हैं. सो विद द पॉइंट ऑफ व्यू टू कंपेयर एंड ड्रॉ द रियल comparison, real change, real GDP is better than your nominal GDP. Fine, I hope this much is clear to you. अभी हम देखते हैं GDP एंड वेलफेयर का कॉन्सेप्ट. सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि नेशंस में GDP को एक डायरेक्ट इंडिकेटर बताया जाता है वेलफेयर का इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, जितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उतनी ज़्यादा सपोज करते हैं कि वेलफेयर हो रहा है. सो जीडीपी इज डायरेक्टली लिंक टू दी वेलफेयर. जितना ज़्यादा जीडीपी उतना ज़्यादा वेलफेयर माना जाता है. बट it is also having certain limitations, and let's just quickly cover the limitations of your GDP. When we talk about limitations, इसकी पहली limitation क्या है, distribution of GDP. So students, in the nation, distribution of income, distribution of GDP, distribution of products is not equal. That is the reason हम बोलते हैं कि gap between your poor and rich is increasing. So अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये सब इक्वल होता तो स्टूडेंट्स कंट्री में सभी एक लेवल पे होते. बट वो चीज़ नहीं है. दैट इज़ द रीज़न कुछ भी बुरा होता है एडवर्स इफेक्ट करती है हमारी पुअरर सेक्शन, जो उनको और नीचे कर देती है और उतना ही ज़्यादा गैप और मेंटेन कर देती है बिटवीन योर पुअर पीपल एंड योर रिच वन. सो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हाँ जीडीपी ब्रिंग्स वेलफेयर, बट जब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है तो वेलफेयर किसका हो रहा है, वेलफेयर सिर्फ एक या दो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का हो रहा है, जबकि बहुत ही माइनर सा या बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है हमारी पुअरर सेक्शंस का. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज नॉट एट ऑल इक्वल अमंग्स द different categories or different sections of the society. Next, if we talk about change in price. Now जब हम GDP की बात करते हैं और वेलफेयर की बात करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट है, या तो प्राइस चेंज हो रहा है या फिर आउटपुट चेंज हो रहा है. और जीडीपी क्या चाहता है, जीडीपी की असली वेलफेयर क्या है, अगर आउटपुट इंक्रीज हो तो. बट ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ प्राइस इंक्रीज हो रहा है. अगर प्राइस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो अगेन मेरा क्या आएगा, जीडीपी की परसेंटेज ज़्यादा ही आएगी. बट क्या वो रियल है, क्या वो रिलायबल है, नहीं, क्योंकि आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस इंक्रीज हो रहा है. तो उससे भी हमारी जो जीडीपी है उसकी रेशो वो ज़्यादा आएगी, बट इट इज़ नॉट अ रिलायबल सोर्स. क्योंकि वेलफेयर कब होगा, जब प्रोडक्शन एक्चुअली में ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ें खरीद पाएंगे, उनके पास ज़्यादा चॉइसेस होंगी. थर्ड इज़ योर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज. हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि वेलफेयर किस टर्म में हो, सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में हो. यहाँ पे सोसाइटी का वेलफेयर सोशल वर्क से भी हो सकता है. अगर मैं 1000 ट्रीज़ लगा रही हूँ या 100 ट्रीज़ लगा रहे हैं तो उससे भी मेरी सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है. तो वो क्या है, वो भी सोसाइटी का वेलफेयर ही है, नेशन का वेलफेयर है, लेकिन उनको यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता. सो अगेन ये भी एक उसकी लिमिटेशन है कि सारा वेलफेयर काउंट नहीं होता, सिर्फ उतना ही वेलफेयर काउंट होता है जो कि मनी से रिलेटेड है.
फोर्थ है हमारा एक्सटर्नलिटीज़। ये क्या होती है स्टूडेंट्स? ये होती है कि जैसे कि फैक्ट्रीज लग रही हैं, राइट? तो जब हम फैक्ट्री लगा रहे हैं एंड या जितना भी यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, अब वो क्या है, वो कुछ एक्सटर्नल जा रहा है, वो कुछ बाहर जा रहा है, और वो बाहर क्या जा रहा है, स्मोक, पोल्यूशन एक्सेट्रा। क्या मेरा जीडीपी उसको डिडक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो अल्टीमेटली जीडीपी जो है वो कहीं ना कहीं मुझे रियल वैल्यू नहीं दे रहा। ऑन दी अदर हैंड पार्क्स बन रहे हैं, तो जो लोग उनको जाके यूज़ कर रहे हैं, क्या उसका कुछ ऐड हो रहा है? नहीं हो रहा। सो अगेन कहीं ना कहीं वेलफेयर की, जहाँ पे वेलफेयर हम प्रोडक्ट्स की टर्म में बात तो कर रहे हैं, लेकिन पोल्यूशन से कहीं ना कहीं वो चीज़ डिक्रीज भी हो रही है, वो काउंट ही नहीं हो रहे। फिफ्थ है जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। एज द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस, पॉपुलेशन रेट जो है वो ग्रो कर रहा है। हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज मोर देन योर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ योर जीडीपी, तो इट डजेंट मैटर कि जीडीपी की परसेंटेज कितनी भी अच्छी है, हम नेगेटिव स्टेट में ही हैं। सो स्टूडेंट्स, वी आर वाइंडिंग अप दिस सेशन। आई होप जितना भी आज हमने किया, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। वट एवर योर डाउट्स आर, यू कैन ऑलवेज शेयर देम इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।